नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत और मालदीव के संबंध के बारे में। अभी हाल ही में मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मुजी, वो भारत आए हुए हैं, भारत की यात्रा पे आए हुए हैं। तो भारत के साथ जो है राष्ट्रपति का कई समझौतों पे हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें जो मेजर समझौते हैं वो आपको इस डिस्कशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मुद्दों पे बात हुई। तो आप सबको पता है कि हाल ही में मालदीव के साथ भारत के रिलेशन में कुछ दिक्कतें आ गई थी, क्योंकि मालदीव के एक मिनिस्टर मंत्री के द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पे कुछ अपशब्द टिप्पणी की गई थी, जिसके वजह से भारत ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए थे। और मालदीव के द्वारा भी भारत की जो सेना थी, जिसके द्वारा वहाँ के सैनिक बेस, वहाँ की एक हॉस्पिटल को चलाया जा रहा था, उसको वापस जाने के लिए मालदीव के द्वारा बोला गया था। तो इन सभी घटनाओं के बाद भारत के लोगों ने मालदीव का काफ़ी बहिष्कार किया। और मालदीव जो कि एक टूरिस्ट पैलेस है, वहाँ पे भारतीय टूरिस्ट काफ़ी मात्रा में जाते हैं। तो भारत के लोगों ने बाइकआउट जब करना शुरू किया तो वहाँ पे टूरिस्ट की संख्या जो है वो कम हो गई। वहाँ का इनकम, जो कि मालदीव की जो टोटल रेवेन्यू है उसमें टूरिस्ट का इनकम जो है कम से कम 60% है, यानी कि 60% वहाँ का इनकम जो है वो सिर्फ आपको पर्यटन से आता है, और भारत का उसमें काफ़ी बड़ा योगदान है। तो इस संबंध में उसके बाद मालदीव जो है वो दिवालिया हो गया, दिवालिया होने के कगार पे हो गया, जो कि मालदीव की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज जो है वो लगभग 1 महीने का और बचा हुआ है। तो उसके बाद मालदीव के द्वारा पहल की गई कि नई रिश्तों को सामान्य किया जाए। तो उस संबंध में मालदीव की यात्रा पे हाल ही में हमारे विदेश मंत्री भी गए थे। उसके बाद चीज़ें थोड़ी थोड़ी चीज़ों में सुधार हुआ। उसके बाद भारत की यात्रा पे मालदीव के राष्ट्रपति आए और भारत के प्रधानमंत्री से मिले, बायलैटरल समिट हुआ। उसके बाद से जो एग्रीमेंट हुआ उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो भारत ने और मालदीव ने जिन मुद्दों पे सहमति बनाई है उसमें सबसे पहला है कि भारत जो है वो डिफेंस प्लेटफॉर्म के लिए मालदीव को सहयोग देगा, और उनके कैपेबिलिटी बिल्डिंग के लिए भारत जो है वो मालदीव को सहायता करेगा ताकि उनको सक्षम किया जा सके। उसके अलावा मालदीव के जो ऑफिसर्स हैं उनको भारत के द्वारा ट्रेन किया जाएगा। भारत जो है, आपको अगर बोला जाए तो मालदीव इन इन्हांसिंग सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, मालदीव के सर्विलांस सिस्टम को, मॉनिटरिंग सिस्टम को इन्हांस करने के लिए भारत जो है रडार सिस्टम देगा और उसका इक्विपमेंट प्रोवाइड कराएगा ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके। उसके बाद बात करते हैं डेमोग्राफिक मैटर्स की। तो उसमें आपको कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग का काम करेगा। गवर्नमेंट जो है, मालदीव की सरकार के जो ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेन करके भारत सरकार जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेगा। कोऑपरेशन होगा डिजास्टर रिस्पांस में, क्योंकि वहाँ रिस्क मिटिगेशन को कम करने के लिए भारत सरकार उनको हेल्प करेगी। डेवलपमेंट को कैसे इन्हांस किया जाए इसके संबंध में भारत सरकार उनको सहयोग करेगी। मालदीव को जो है डोमेन ऑफ इंफॉर्मेशन के क्षेत्र में इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए भारत सरकार जो है के साथ साझेदारी हुआ है, ताकि भारत जो है उनको क्लाइमेट संबंधी इंफॉर्मेशन शेयर कर सके, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित इंफॉर्मेशन शेयर करे, ताकि उनकी जो पॉपुलेशन है उनको संरक्षित किया जा सके। इसके अलावा जो भारत का रुपे प्लेटफॉर्म है, रुपे कार्ड, तो इस यात्रा में भारत के द्वारा मालदीव में रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया है। यानी कि अब भारत का यूपीआई जो है
वो मालदीव में भी पेमेंट किया जा सकता है भारत के यूपीआई से। तो ये भी एक नया डेवलपमेंट है। बैंकिंग सिस्टम भारत की का बैंकिंग सिस्टम जो है वो मालदीव में एक्सप्लोर होगा यूपीआई के पहुंचने से। इनोग्रेट एट अर्ली डेट स्टेट ऑफ द आर्ट मालदीव मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बिल्डिंग माले। भारत ने कहा है कि मालदीव का जो डिफेंस बिल्डिंग है वो जो है भारत के द्वारा बनाया जाएगा, जो कि माले में होगा। तो इंक्रीज कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग स्लोट्स ऑफ MNDF मालदीव पब्लिक सर्विस। मालदीव के सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको जो है वो भारत सरकार ट्रेन करेगा। उसके बाद से आपको एक्सटेंड फाइनेंशियल असिस्टेंट, भारत ने मालदीव को जो है 300 बिलियन डॉलर जो है वो क्रेडिट एक्सटेंड किया है, ताकि उनका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको थोड़ा सा पुशअप किया जा सके। इसके अलावा पॉलिटिकल एक्सचेंज की बात करें, अगर हम 5 मुद्दों पे अगर जो भी समझौते हुए हैं उनको बात करें, तो सबसे पहले जो बात होगा वो पॉलिटिकल एक्सचेंज का। तो पॉलिटिकल एक्सचेंज में क्या होगा, तो एक्सचेंज लीडरशिप और मिनिस्ट्रियल लेवल पे जो टॉक है, बातचीत है, उसको बढ़ाया जाएगा। पार्लियामेंट्री एंड लोकल गवर्नेंस को एक मजबूत करने के लिए दोनों देश एक साथ मिलकर काम करेंगे। डेवलपमेंट कोऑपरेशन पे अगर बात की जाए, तो भारत जो है उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा हाउसिंग चैलेंज के लिए। उनके यहाँ जो हाउसिंग चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए भारत जो है वो आपको सहायता देगा। इसके बाद फुल सपोर्ट फॉर टाइमली कंप्लीशन ऑफ द फ्लैगशिप ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो भारत के द्वारा सपोर्ट दिया जाएगा, वहाँ जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उसको समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए भारत जो है वो सपोर्ट देगा। फिजिबिलिटी स्टडी टू कंडक्ट आइलैंड ऑफ थिलासूफी एंड गिरावारू एज एन एक्सटेंशन। भारत जो है वो फिजिबिलिटी स्टडी करेगा और मालदीव को सहयोग करेगा। वहाँ का जो आइलैंड है जिसको थिलासूफी आइलैंड बोला जाता है, और एक और आइलैंड है गिरावारू आइलैंड, इसके विस्तार के लिए भारत जो है सहयोग करेगा। उसके बाद कोलैबोरेट करेगा भारत स्टेट ऑफ द आर्ट कमर्शियल थिलासूफी आइलैंड को विकसित करने के लिए। ज्वाइंटली वर्क करेगा भारत एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन को बढ़ाने के लिए, और टूरिज्म इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाने के लिए जो है भारत उनके साथ काम करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेड एंड इकोनॉमिक की। तो इनिशिएट डिस्कशन हुआ है बायलैटरल ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे फोकस किया जाएगा। गुड्स और सर्विसेज को कैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत इन सबको लाया जाए। उसके बाद से ऑपरेशनलाइज सेटलमेंट ऑफ द ट्रेड इन ट्रांजेक्शंस लोकल करेंसी, यानी कि भारत का रुपये में जो है ट्रांजैक्शन को कैसे सेटलमेंट किया जाए, इस संबंध में भी प्रयास किया जाएगा। प्रमोट बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एंड क्लोजर इंगेजमेंट बिटवीन टू बिजनेस चैम्बर एंड इंटाइटीज। दोनों देशों के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बीच सहयोग बढ़ा के बिजनेस को एक्सपेंड किया जाएगा। डिजिटल फाइनेंशियल कोऑपरेशन की अगर बात की जाए, तो भारत सरकार ने जो है आपको एक्सपर्टीज शेयर करने के लिए सहमति दी है, ताकि डिजिटल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को इम्प्लीमेंट किया जा सके। कोऑपरेशन इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर गुड। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर गुड को विकसित करने के लिए भारत सरकार जो है मालदीव को सपोर्ट करेगा। इसके लिए भारत ने यूपीआई लॉन्च किया है, यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी गति शक्ति स्कीम और अदर डिजिटल सर्विस जो है भारत मालदीव में लॉन्च करेगा। हेल्थ की बात की जाए तो प्रोमोट करेगा लिंकेज बिटवीन हॉस्पिटल इन इंडिया फैसिलिटी एंड इम्प्रूविंग एक्सेस टू एसेंशियल हेल्थ सर्विस इन मालदीव। तो जो वहाँ की हेल्थ सर्विसेज है उनको बूस्ट करने में भारत जो है मालदीव का सहयोग करेगा। इंडिया मालदीव जन औषधि केंद्र भी मालदीव में खोले जाएंगे, यानी कि जो भारत का जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है उसका विस्तार मालदीव में भी भारत सरकार करेगा और उस केंद्र को भारत सरकार वहां खोलेगा।
वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ सर्विस एंड सपोर्ट सिस्टम। तो मानसिक रूप से सपोर्ट सिस्टम भी वहाँ के हेल्थ सर्विस में इसको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये थी, आपको पूरा हम लोगों ने डिस्कस किया कि अभी जो वर्तमान में मालदीव के राष्ट्रपति आए हुए हैं भारत, तो भारत के बीच में क्या क्या समझौते हुए। तो मुख्य जो बातें हैं उसमें सबसे पहला है कि भारत का जो यूपीआई है वो आपको अब मालदीव में भी अवेलेबल होगा, यानी कि भारत जो है यूपीआई जो है पेमेंट वो मालदीव में भी चलेगा, यानी कि आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा भारत ने जो है ट्रेनिंग देने के लिए जो है आपको सहमति दी है उनके ऑफिसर्स को। उसके बाद से 30 बिलियन ऑफ इंडियन रुपी जो है भारत सरकार ने क्रेडिट दिया है, 30 बिलियन इंडियन रुपीज, ठीक है। और उसके अलावा जो हमने 5 पॉइंट्स पे बात की, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसको भी लागू किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं डेट डेफ कनेक्ट 4.0 के बारे में, जिसका आयोजन मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में, दिल्ली कैंट में हुआ है। तो क्या है डेफ कनेक्ट? डेफ्ट कनेक्ट जो है वो आपको एक इनिशिएटिव है जो कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ये जो है आईडेक्स, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, इसकी शुरुआत जो है 2021 में की गई थी। और ये आपको रक्षा मंत्रालय के अधीन एक इनिशिएटिव है। इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो भारत के डिफेंस इनोवेशन लैंडस्केप को, इकोसिस्टम को बूस्ट करना है। इसके साथ जो है आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे स्टेक होल्डर्स ऑफ फ्रॉम द आर्म फोर्सेज, डिफेंस, पब्लिक सेक्टर, इंडस्ट्री लीडर, स्टार्टअप और पॉलिसी मेकर, सबको एक साथ इकट्ठा करना। और जो भी चैलेंजेज हैं, जो हमारे डिफेंस सिस्टम में जो भी चैलेंजेज हैं, उन सभी चैलेंजेज को एक एक करके आइडेंटिफाई करना और उससे रिलेटेड इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करना। तो जो भारत है, ये जो आईडेक्स है यानी कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, जिसकी शुरुआत 2021 में हुई थी, तो इनके द्वारा जो है, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये एक विंग है। और इनके द्वारा जो है आपको अदिति 2.0, अदिति 2.0 को लॉन्च किया गया है। अदिति 2.0 को ये आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका मतलब होता है एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। अदिति 2.0 का मतलब होता है एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिंग टेक्नोलॉजी। और इसके तहत जो है आपको 19 चैलेंज को रखा गया है, यानी कि 19 चैलेंज को इसके तहत कैटेगराइज किया गया है। और इसमें जो है इस एडिशन में है, इस जो जो ये अदिति का 2.0 एडिशन है। पहला जो एडिशन था वो आपको 2018 में आयोजित हुआ था, और दूसरा एडिशन जो है 2024 में आयोजित हो रहा है। और पहले जो दूसरा अदिति 2.0 है चैलेंज, इसमें 19 चैलेंज की बात की जा रही है, जिसमें आपको सबसे पहले बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्म फोर्सेज डोमेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे करें, क्वांटम टेक्नोलॉजी के उपयोग को कैसे बढ़ाएं, मिलिट्री कम्युनिकेशन को कैसे बूस्ट करें, एंटी ड्रोन सिस्टम को और कैसे मजबूत किया जाए, कस्टमाइज किया जाए, मिलिट्री प्लेटफॉर्म और एडेप्टिव प्लेटफॉर्म को कैसे मजबूत किया जाए, इन सारे चैलेंजों पे बात की जाएगी। इस ऑफर के द्वारा जो इसका विजेता होगा, यानी कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस का जो विनर होगा, उसको 25 करोड़ की राशि जो है वो दी जाएगी फॉर क्रिटिकल टेक्नोलॉजिकल एरिया क्रूशियल फॉर स्ट्रेंथिंग द डिफेंस इकोसिस्टम ऑफ द कंट्री। अदिति इनिशिएटिव जो है वो आपको फोकस करेगा 30 क्रिटिकल और स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेटजिक इकोसिस्टम पे, जो कि डिफेंस क्षेत्र से रिलेटेड होगा। तो अदिति का मतलब याद रखिएगा एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, और इसका दूसरा एडिशन है। और इसमें टोटल 19 चैलेंजों की बात की गई है। इसके बाद एक और इनिशिएटिव है इसमें, जिसको डिस्क बोला गया है, यानी कि डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज
इसमें टोटल 12 चैलेंजेस की बात की गई है, जिसमें आपको इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय स्टार्टअप्स को इन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए दिया गया है। इसके तहत जो है 41 चैलेंजेस को आइडेंटिफाई किया गया है। टेक्नोलॉजी डोमेन, जो कि आपको एक हो गया यूएवी यानी कि अनमैन एरियल व्हीकल, दूसरा हो गया एआई, तीसरा हो गया नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन विथ ग्रांट अप टू 1.5 करोड़, यानी कि इन क्षेत्रों में अगर किसी स्टार्टअप का चयन होता है तो उनको 1.5 करोड़ रुपया ग्रांट दिया जाएगा। और ये जो है आपको अटल इनोवेशन टिंकरिंग लैब जो है उसके तहत, मतलब उन लैब में इसको प्रचारित किया जाता है और उनसे वहाँ से भी इन स्टार्टअप्स का सिलेक्शन होता है। ये जो इनिशिएटिव है वो आपको इसके द्वारा मेडिकल इनोवेशन एंड रिसर्च एडवांसमेंट्स यानी कि मीरा इनिशिएटिव भी शुरू किया गया है। तो अगर पूछा जाए मीरा इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, तो ये मेडिकल इनोवेशन एंड रिसर्च एडवांसमेंट इनिशिएटिव है। इसका जो फीचर है वो 9 चैलेंजेस की बात करता है, जिसका उद्देश्य जो है फोस्टरिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी टू मीट द मेडिकल डिमांड ऑफ द आर्म फोर्सेज। तो जो आर्म फोर्सेज की जो मेडिकल डिमांड है उसको पूर्ति करने के लिए जो चैलेंजेज हैं उसको जो है सॉल्व करने के लिए इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। तो डिस्क के बारे में पढ़ा हमने, मीरा के बारे में पढ़ा, अदिति के बारे में पढ़ा, और ये आपको इनोवेटिव आईडेक्स के अंतर्गत ये सब आते हैं जो कि डिफेंस मिनिस्टर के अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद हम अगले खबर की बात करते हैं। तो अगला जो खबर है उसमें आपको हम बात करेंगे फैक्ट की। तो जो अगला फैक्ट है इसमें हम बात करेंगे विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन को mRNA की खोज के लिए 2024 का चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिया गया। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार जो है वो आपको इनको दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी ने बंजारा हेरिटेज म्यूजियम का उद्घाटन किया है महाराष्ट्र में। बंजारा हेरिटेज म्यूजियम का उद्घाटन किया है महाराष्ट्र में। उसके बाद हम बात करते हैं विक्टर एम्ब्रोज, जिसके बारे में विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुकविन को 2024 के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। उसके बाद आगामी महाकुंभ मेला 2024 का जो लोगो, वेबसाइट और ऐप है उसको आदित्यनाथ के द्वारा जो है जारी किया गया है। बीसीसीआई ने अपनी अगली भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया अध्यक्ष जो है वो आपको शरद कुमार को नियुक्त किया है। याद रखिएगा, बीसीसीआई के नए जो भ्रष्टाचार इकाई है उसके अध्यक्ष हैं शरद कुमार। उसके बाद IFSSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीतने वाली दिव्यांशी बन गई हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है, तो ये आपको असम के द्वारा शुरू किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू को हिमालयन चिड़ियाघर के रेड पांडा कार्यक्रम को 2024 वाजा यानी कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम संरक्षण पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया है। तो दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू को चुना गया है आपको वाजा पुरस्कार के लिए, यानी कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम संरक्षण पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कजाकिस्तान के बारे में, जिसकी राजधानी जो है वो अस्ताना है। तो रिसेंटली कजाकिस्तान में एक रेफरेंडम हुआ ऑन कंस्ट्रक्टिंग इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट टू इंक्रीज एनर्जी प्रोडक्शन। तो जो कजाकिस्तान है वहाँ पे एक रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम का मतलब होता है कि जनमत संग्रह कराना, कि आप किसी मुद्दे पर अपनी राय डायरेक्ट पब्लिक से मांगा जाता है कि आप इस पे सहमत हैं तो अपना राय बताइए। तो रेफरेंडम किया गया कि हाँ कजाकिस्तान में जो है वो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेब्लिश किया जाए या नहीं किया जाए।
अगर हम कजाकिस्तान की बात करें तो कजाकिस्तान जो है वो आपको लैंडलॉक्ड कंट्री है, जो कि सेंट्रल एशिया में आता है और ये ईस्टर्न यूरोप में भी आता है। आप कजाकिस्तान की लोकेशन की बात करें तो ये आपको आ जाएगा, इसके उत्तर में अगर बात करें तो रसिया आ जाएगा। फिर अगर दक्षिण में बात करें तो किर्गिस्तान, चाइना जो है वो ईस्ट में है, और ईस्ट नॉर्थ में आपको यहाँ रसिया हो गया। फिर नॉर्थ ईस्ट में चाइना भी हो जाएगा। किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान जो है ये आपको, तुर्कमेनिस्तान जो है वो साउथ में पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो जो पहला प्रश्न है उसमें कहा गया है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि महाराष्ट्र में। भारत के प्रधानमंत्री ने बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो महाराष्ट्र में किया है। इसके बाद इसकी व्याख्या की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के वाशिंग के पोहर देवी में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, जिसमें बंजारा समुदाय की विरासत को दर्शाया गया है। इस बंजारा शक्ति विरासत हिमालय में संग्रहालय में बंजारा समुदाय के नेताओं के चित्रों और ऐतिहासिक विरासतों के माध्यम से उनकी समृद्ध विरासत को जो है वो दर्शाया गया है। तो ये आपको बंजारा संग्रहालय के बारे में, जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा महाराष्ट्र के वाशिंग में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो न्यू स्पेसीज ऑफ पॉटर वास्प सुमेन पॉटर ततैया की नई प्रजाति सुमेनेस सियांगेसिस किस पूर्वोत्तर राज्य की में खोजी गई है? तो इसको जो है अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। इसका नाम है स्यूमेनेस सियांगेसिस, और ये आपको पॉटर ततैया की एक प्रजाति है। ठीक है, कीट विज्ञानियों ने अरुणाचल प्रदेश में पॉटर ततैया की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम है स्यूमेनेस सियांगेसिस। यह जो है आपको यूमेनिनाई के अंतर्गत उस जीन उप परिवार का हिस्सा है और मुख्य रूप से ओरिएंटल क्षेत्र में पाया जाता है। ये अकेले ततैया अपने लावा के लिए छोटे बर्तन जैसे मिट्टी के घोंसले बनाते हैं। भारत में इस जीनस की केवल एक अन्य प्रजाति की सूचना अभी तक मिली है, जिसमें स्यूमेनेस सियांगेसिस देश की ततैया विविधता में एक वृद्धि बन गई है। यह प्रजाति ऊपरी सियांग जिले में पाई गई थी, जिसका नाम अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी के नाम पर रखा गया है। ऊपरी सियांग यानी कि सियांग घाटी के नाम पर रखा गया। 30.2 किलोमीटर लंबाई में इसकी अनूठी विशेषताएं जो है वो पाई जाती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है उसमें कहा जाता है कि समाचारों में देखी गई निग्रो नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये आपको अमेजन की सहायक नदी है, याद रखिएगा। निग्रो नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो अमेजन की सहायक नदी है। अमेजन की एक मुख्य सहायक नदी निग्रो नदी हाल ही में 122 वर्षों में अपने निचले 122 वर्षों में उसमें सबसे ज़्यादा जो है जल स्तर नीचे पहुंच गया है। अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक दुनिया निग्रो नदी जो है, निग्रो नदी क्या है? तो इसमें 122 वर्ष के बाद इतना कम पानी जो है हुआ है, और ये निग्रो नदी जो है वो अमेजन नदी की सहायक नदी है। दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। पूर्वी कोलंबिया से शुरू होती है और यह कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राज़ील से होकर मनौस में अमेजन में मिल जाती है। मनौस में अमेजन में मिल जाती है। नदी लगभग 1400 मील तक फैली हुई है, जिसमें 850 मील ब्राज़ील से हैं। विघटित कार्बनिक पदार्थ टैटनिक के कारण नदी का नाम निग्रो रखा गया था। यह दुनिया की सबसे बड़ी ब्लैक वाटर नदी है। तो अगर पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी ब्लैक वाटर नदी कौन सी है, तो निग्रो नदी है, और ये अमेजन की सहायक नदी है। अमेजन इकोलॉजिकल कॉरिडोर एक विशाल संरक्षित क्षेत्र है जो इसे घेरा हुआ है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। चेंचू जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? तो ये आंध्र प्रदेश में निवास करती है। चेंचू जनजाति मुख्य रूप से किस प्रदेश में निवास करती है? तो आंध्र प्रदेश में निवास करती है। आंध्र प्रदेश के नल्लामाला जंगलों में
तेलुगु भाषी जनजाति जो है चेचू जिसका नाम है, वो आपको आजकल जीविकापार्जन के लिए उनको संकट उत्पन्न हो गया है, क्योंकि मनरेगा के तहत उनको काम नहीं मिल रहा है अब, और वे मुख्य रूप से जो है वो आधुनिकता उनको पसंद नहीं है, वो अपनी पारंपरिक जीवन शैली को बनाए रखना चाहते हैं। चेंचू पेटा नामक छोटी गांव में रहते हैं और न्यूनतम आय के लिए फल, कंदमूल, इमली जैसे वन उत्पाद इकट्ठा करते हैं। वे शिकार के लिए धनुष, तीर, चाकू पर निर्भर रहते हैं। गांव के बुजुर्ग, जिन्हें पेदामनीसी कहा जाता है, सामाजिक मामलों में अपने पास अधिकार रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किस संगठन ने राष्ट्रीय कृषि संहिता तैयार की है। तो किस संगठन के द्वारा राष्ट्रीय नेशनल एग्रीकल्चर कोड तैयार किया गया है, तो ये आपको नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS के द्वारा इसका खाका जो है वो तैयार किया गया है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो राष्ट्रीय भवन और विद्युत संहिताओं के समान है, एक राष्ट्रीय कृषि संहिता विकसित कर रहा है। ये जो संहिता है वो फसल चयन से लेकर कटाई तक के सभी कार्यों तक पूरे कृषि चक्र को कवर करेगा। इसमें 2 भाग होंगे, सभी फसलों के लिए सामान्य सिद्धांत, गेहूं, धान, तिलहन और दाल के लिए फसल विशिष्ट मानक, यानी कि सभी फसलों के लिए सामान्य सिद्धांत, और जो स्पेशलाइज है जैसे गेहूं, धान, तिलहन, दाल के लिए फसल विशिष्ट मानक। इसका उद्देश्य कृषि में किसानों, विश्वविद्यालयों और अधिकारियों का मार्गदर्शन करना है। NAC कृषि में इनपुट प्रबंधन, स्थिरता, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और IoT को संबोधित करेगा। यह भारतीय कृषि में गुणवत्ता मानक, निर्णय लेने की क्षमता का निर्माण करेगा। तो ये थी आपको BIS के द्वारा कृषि से संबंधित कोड विकसित किया जा रहा है उसके बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, जिसमें कहा गया है कि मध्य आर्कटिक में समुद्री बर्फ की कमी भारतीय मानसून पैटर्न को कैसे प्रभावित करती है। मध्य आर्कटिक में समुद्री बर्फ की कमी भारतीय मानसून पैटर्न को कैसे प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है पश्चिमी भारत में वर्षा को बढ़ाता है और उत्तरी भारत में इसे कम करता है। पश्चिमी भारत में वर्षा को बढ़ाता है और उत्तरी भारत में इसे कम करता है। ऑप्शन नंबर दूसरा कहता है रोशनी तरंगों को कम करता है और भारतीय मानसून को कमजोर करता है। ऑप्शन नंबर तीसरा कहता है एशियाई जेट स्ट्रीम को स्थानांतरित करता है और जिससे उत्तरी और मध्य भारत में वर्षा बढ़ जाती है, और ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। जो सी आइस में जो रिडक्शन हो रहा है सेंट्रल आर्कटिक लीड में, उससे जो है वो आपको हीट ट्रांसफर होने से हो रहा है। हीट जब ट्रांसफर होगा तो ओशन का जो एटमॉस्फेयर है वो आपको रोजी वेव्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके बाद क्या होगा, जो शिफ्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन हो जाएगा, जो वातावरण है उसका ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद जो हाई प्रेशर है नॉर्थ इंडिया और लो प्रेशर जो है वो आपको मेडिटेरियन सी में चला जाएगा। ये जो अल्ट्रेशन होगा वो आपको एशियन जेट स्ट्रीम को प्रभावित करेगा। इसका जो परिणाम होगा वो नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया जो है वो आपको ज़्यादा वर्षा पाएगा, यानी कि बारिश जो है यहाँ ज़्यादा होगी, और वेस्टर्न और जो पेनिनसुलर इंडिया जो है वो आपको कम वर्षा मिलेगा वहाँ पे। ये स्ट्रेंथिंग ऑफ द रोजी वेव्स एंड शिफ्ट इन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो है वो आपको क्रिटिकल कंपोनेंट है इस क्षेत्र के लिए। तो ये था। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो उसमें कहा गया है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, यानी कि AQMX इंट्रोड्यूस बाय CCAC। यानी कि पहला ऑप्शन कहता है CCE द्वारा, मतलब क्वेश्चन कहता है कि CCE द्वारा शुरू किए गए वायु गुणवत्ता प्रबंधन विनियमन प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन कहता है जलवायु परिवर्तन की निगरानी करना। दूसरा ऑप्शन कहता है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर नजर रखना। तीसरा कहता है जनता को वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता डेटा प्रदान करना। और चौथा कहता है
वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए वैश्विक सहयोग को सुविधाजनक बनाना। वैश्विक सहयोग को सुविधाजनक बनाना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसकी व्याख्या देखते हैं। जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है वो आपको डेवलप किया गया है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलेशन के द्वारा, और इसका जो उद्देश्य है ग्लोबल कोऑपरेशन को प्रमोट करना ताकि एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। इट प्रोवाइड्स, ये आपको एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए नेसेसरी टूल्स और गाइडलाइन प्रोवाइड करता है जो कि WHO के एयर क्वालिटी गाइडलाइंस के मुताबिक हो। इसको जो इस सुविधा के आधार पे बेस्ट प्रैक्टिस और डाटा को शेयर किया जाता है। सपोर्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी इन्हांस एयर क्वालिटी, इससे पॉलिसी को सपोर्ट मिलता है। अल्टीमेट इम्प्रूव होता है, हेल्थ आउटकम्स बढ़ता है। दिस प्लेटफॉर्म अलाइन विथ ग्लोबल पुश फॉर बेटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन रिस्पॉन्स टू यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट एक्शन 6 रिजोल्यूशन जो है वो आपको इसमें अलाइन हो जाता है। तो ये थी बात एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के बारे में। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो उसमें कहा गया है कि वैश्विक जलवायु प्रणालियों पर ध्रुवीय बर्फ पिघलने के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि आर्कटिक बर्फ के पिघलने से थर्मोहेलिन परिसंचरण बाधित हो सकता है जिससे वैश्विक जलवायु पैटर्न प्रभावित हो सकता है। दूसरा कहता है कि परमाफ्रॉस्ट पिघलने से मीथेन निकलती है जो एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है। तीसरा कहता है अंटार्कटिक बर्फ के पिघलने से इनकी सीमित बर्फ मात्रा के कारण वैश्विक समुद्र के कई स्तर पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा, कौन सा सही है? तो इसमें 1 और 2 सही है। 1 और 2 यानी कि 1 भी सही है प्लस 2 भी सही है। तो आपको 1 और 2 जो इसमें आंसर है वो हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है। इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर जो है वो आपको आर्कटिक सी जो बर्फ है वो डिस्टर्ब होते हैं तो फ्रेश वाटर निकलता है, और इससे जो है ग्लोबल ओशन करंट जो है वो आपको उसके पैटर्न में चेंज हो रहा है। ठीक है, 2 जो है वो भी सही है। मेल्टिंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट रिलीज मेथॉन ए पावरफुल ग्रीन हाउस गैस, जब बर्फ पिघलेगा तो वो मीथेन को रिलीज करेगा तो उससे ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगा इससे। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक WHO वायु प्रदूषण निर्देश द्वारा विनियमित किया जाता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स इज रेगुलेटेड बाय द WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस? इसका आंसर हो जाएगा ओजोन 3। इसका आंसर हो जाएगा ओजोन 3 यानी कि O3। इसके व्याख्या की बात करते हैं तो जो WHO एयर क्वालिटी गाइडेंस है वो आपको पोल्यूटेंट्स को रेगुलेट करता है, जैसे कि PM 2.5, इसमें आपको आ जाएगा O3 ओजोन 3, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये रेगुलेशन जो है वो आपको लिमिट वैल्यू ऑफ ईच पोल्यूटेंट्स टू इंश्योर एयर क्वालिटी लेवल्स एंड प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ को गाइडलाइंस प्रोवाइड कराता है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपको ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ये आपको स्पेसिफिकली रेगुलेटेड अंडर द WHO को नहीं है। ये आपको WHO AQG यानी कि एयर क्वालिटी गाइडलाइंस के तहत ये आपको मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपको रेगुलेटेड नहीं है। ठीक है, Instead, pollutants like ozone O3 are crucial in the quality management because their direct impact on human lives। यानी कि ओजोन जो है वो डायरेक्ट प्रभावित करता है, इसलिए ओजोन जो है वो शामिल है। ठीक है, इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। उसमें कहा जा रहा है कि लंबे कछुए के लिए बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लंबे कछुए आमतौर पर दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं और भारत में बहुत कम पाए जाते हैं। दूसरा नंबर कहता है इस प्रजाति को अवैध वन्यजीव व्यापार और आवास विनाश के लिए
आवास विनाश के कारण गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तीसरा कहता है कि लंबे कछुए को हाल ही में हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया था। इसमें से कितने सही हैं? तो दो सही हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्टेटमेंट एक जो है वो सही है। elongated tortoise is native to Southeast Asia and not commonly found in India। तो ये सही है कि ये भारत में नहीं पाया जाता है, ये साउथ ईस्ट एशिया की प्रजाति है। दूसरा जो है वो सही है। स्पीसीज इज लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड ऑन द IUCN रेड लिस्ट ड्यू टू सेवर पॉपुलेशन डिक्लाइन बाय द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। तो इनके आवास जो है वो नष्ट हो रहे हैं, जिसके वजह से इनका जो पॉपुलेशन है वो लगातार घट रहा है। इसके वजह से ये IUCN के क्रिटिकली इंडेंजर श्रेणी में है, याद रखिएगा। तीसरा जो है आपको गलत है। टॉर्टस जो है वो आपको दमदाहा एरिया जो कि अरावली में पड़ता है उसमें देखे गए हैं, नॉर्थ सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क में नहीं देखे गए हैं। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।